हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर। शारंग बिल्ला। एकांश ने एक नज़र चेकबुक को देखा और मौली की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपके बैंक में इसके नाम का अकाउंट खुलवा देता हूँ, तब आप खुश हो जाओगे ना। मृत्युंजय ने चमकती आंखों से मौली की तरफ देखते हुए कहा, तुम हमारे बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहती हो? मौली ने छोटा सा मुंह बनाते हुए कहा, गांव में मेरे पास अकाउंट है। महक ने धीरे से आकर मौली के कान में, जो कुछ भी मिल रहा है ना, सब रख लो, वक्त पड़ने पर काम आएगा। मौली ने महक के बाद सुन अपना सिर हिला दिया। मृत्युंजय से कहा, ठीक है, मुझे आपके बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना है। एकांश ने मौली की बात पर मृत्युंजय से कहा, सही है, आपको एक और कस्टमर मिल गया, वो भी अमीर कस्टमर। मौली ने एकांश से कहा, अभी कहाँ से अमीर, पहले अकाउंट में 2 करोड़ आने तो दीजिए, उसके बाद अमीर हो जाऊंगी। एकांश ने मौली को मृत्युंजय की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनसे दूर रहो, इनकी संगति का असर बहुत जल्दी लगता है। मौली ने सोफे से उठकर जाकर मृत्युंजय के बगल में बैठते हुए कहा, मेरे पापा जी हैं और इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उनकी संगति अच्छी होगी। मृत्युंजय ने मौली की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और एकांश को आईब्रो चढ़ाते हुए चिढ़ा दिया। एकांश के ये देखकर आंखें छोटी हो गई। उसने चेकबुक पर अमाउंट डालते हुए चेक फाड़कर मौली की तरफ बढ़ाकर कहा, खुश? मौली ने एकांश के हाथ से चेकबुक ले लिया और महक को देते हुए कहा, माँ ये लीजिए। महक ने चौंकते हुए कहा, यह क्या है? अंश ने तुम्हें दिए हैं, शेविंग की तरह संभाल कर रखो। मौली ने चेक की तरफ इशारा करते हुए कहा, इतने पैसे मैं नहीं संभाल पाऊंगी, इसलिए आप संभालो। मृत्युंजय ने मौली की बात सुन कहा, बेटा तुम्हें हाथों के संभालने के लिए कोई नहीं कह रहा, तुम्हारा अकाउंट इसके जैसे करोड़ों खा सकता है, डकार भी नहीं मारेगा। मौली ने कुछ पल सोचा और एकांश से कहा, सुनिए। एकांश ने पेन को बंद करते हुए कहा, पहले तो देख लो अमाउंट कितने हैं। मौली ने चेक के अमाउंट के कलम में लिखे 2 के पीछे लगे शून्य को गिना, जिससे 8 जीरो थे, जिसे एक बार और मौली गिनने लगे। 1 सेकेंड, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 20 करोड़। ये कहते हुए मौली ने बड़ी बड़ी आंखों से एकांश की तरफ देखा, जिसकी नज़र पर एकांश ने अपने पैर के ऊपर पैर रख बैठते हुए कहा, सो इरिश, तुम्हें और पैसे चाहिए? मौली के पास एकांश की बात का कोई जवाब नहीं था। वो अभी भी शौक में थी, जिसे देखते हुए मृत्युंजय ने मौली के सिर को थपथपाते हुए, इट्स ओके। मौली पहली बार इस कंजूस खोर के खाते से पैसे निकाल रहे हैं, कांग्रेचुलेशन। मौली ने मृत्युंजय की बात सुन एकांश की तरफ देखा, जो कि वर्तिका से कुछ इशारों में बातें कर रहा था। तब मौली ने शोभित की तरफ देखते हुए कहा, चाचू। शोभित ने पूछा, क्या बात है? मौली ने चेकबुक शोभित की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं सारंग इंडस्ट्रीज पर 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। मौली की बात सुन वहां बैठे सभी चौंकते हुए उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन एकांश ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसे देखते हुए मृत्युंजय ने एकांश से कहा, अंश तुमने सुना नहीं मौली ने क्या कहा? एकांश ने जवाब में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ डैड, मैंने सुना भी और समझा भी। मेरी वाइफ को अपने हस्बैंड की कंपनी से ज़्यादा अपने ससुर जी की कंपनी पर यकीन है, तो वो जहाँ चाहे वहाँ इन्वेस्ट कर सकती है। वैशाली ने एकांश की बात सुन कहा, तुम तो बिल्कुल अपनी बीबी को ऐसे बिगाड़ रहे हो जैसे बड़का भैया ने दीदी को बिगाड़ा। एकांश ने मौली की तरफ देख वैशाली से कहा, नहीं चाची, वो बिगड़ने वाली बच्चियों में से नहीं है। महक ने एकांश की बात कर मुस्कुराते हुए उसे देखा और मृत्युंजय से कहा, सुनिए, आप बस कीजिए। आपकी आवाज़ सुनने के लिए तो हमारे कान और दिल के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। मृत्युंजय ने थोड़ी फ्लर्ट करते हुए कहा। महक ने आंखें दिखाते हुए मृत्युंजय से कहा, मैं पूछ रही थी कि चित्रांग भैया और विकल्प भैया कब आ रहे हैं? मृत्युंजय ने कैलेंडर की तरफ इशारा करते हुए कहा, कल आ जाएंगे वो सभी। महक ने अपना सिर हिलाया और शोभित ने मृत्युंजय से पूछा, और अभी क्या वो नहीं आएगा? एकांश ने शोभित की बात सुन कहा, डोंट वरी चाचू, आपका गुड बॉय जरूर आएगा। लेकिन शोभित ने एक नज़र एकांश की तरफ देखने के बाद मौली से कहा, मौली, एक सलाह दे रहा हूँ, अपने पति को जरा मुट्ठी में बांध कर रखना, कहीं खुले सांड की तरह कहीं भी नाक घुसाने न चला जाए। एकांश ने शोभित की बात का कोई जवाब नहीं दिया और मौली ने अपना सिर हिला दिया, जिसे एकांश ने घूर कर देखा और उठते हुए महक से कहा, मॉम, मुझे भूख लगी है, तो जाकर अपनी बीवी से कहो ना। मेरी बीवी से क्यों कह रहे हो? मृत्युंजय ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। एकांश ने होठों पर तिरछी मुस्कान लेते हुए कहा, बिकॉज माई मॉम इज़ द फर्स्ट वुमेन इन माई लाइफ डैट आई लव्ड फर्स्ट। मृत्युंजय ने सोफे से उठकर महक को कमर से पकड़ अपने आप से कसते हुए कहा, और ये मेरी जिंदगी की पहली औरत है जिसे मैंने शुरू से लेकर आखिरी तक चाहा है, इसकी जगह कोई नहीं ले पाया। एकांश ने एक नज़र महक को देखा और एक नज़र मृत्युंजय की तरफ देख अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए कहा, फाइन, मैं हार मानता हूँ, मैं आपकी तरह पॉजिटिव नहीं हो सकता। वर्तिका ने एकांश की बात सुनकर, लेकिन भाई, मैंने तो सुना था कि आपके गाँव में सरपंच के बेटे को पूरी तरह मारा था, सिर्फ इसलिए कि उसने भाभी के हाथ को पकड़ा। वर्तिका के बाद वहाँ बैठे सभी के चेहरे के भाव बदल गए और मृत्युंजय ने एकांश की तरफ, जहाँ एकांश ने वर्तिका की बात मुट्ठी भेजते हुए धीरे से कहा, वंस यू फॉकिंग बास्टेड।
विप्लव ने ताली बजाते हुए कान से कहा, वेरी गुड डेविल डरकुला, ससुराल में जाकर गर्दे उड़ा दिया तुमने। शोभित और मृत्युंजय अमृत ने घूर कर विप्लव की तरफ देखा तो विप्लव ने मुंह बना दिया। मासूम बच्चे को कोई इस तरह से आंखें दिखाता है, क्या बुरी बात है? वैशाली ने बात को संभालते हुए, अरे कुछ हो गया होगा आप लोगों का, और वैसे भी पुरानी बात को पुराने दिनों के साथ भूल जाना चाहिए। मृत्युंजय ने वैशाली के बाद पर अमृत से कहा, अमृत तुम्हारी बीवी काफ़ी पुरानी हो गई है, तुम उससे पुराने दोनों के साथ क्यों नहीं भूल गया? वैशाली ने गुस्से से मृत्युंजय की तरफ देखा और अमृत ने वैशाली को पकड़ते हुए मृत्युंजय से कहा, यार तू हर बार क्यों उससे पंगा लेता है, और लेता है तो ठीक है, मुझे क्यों बीच में घसीटता है? ये कहते हुए अमृत ने वैशाली को गाल घुसाया, जिसके हाथ पर थप्पड़ मारते हुए वैशाली ने कहा, जाकर अपने भाई के साथ रहो, हमारे पास भी मत आना, बुर्बक कहीं का। इतना कहकर वैशाली किचन की तरफ चली गई और एकांश मुस्कुराते हुए वैशाली के पीछे चला गया। महक ने अमृत की तरफ देखने के बाद मृत्युंजय से कहा, वेस्ट ऑफ लक। इतना कहकर महक किचन की तरफ चली गई। मृत्युंजय ने मुंह बनाते हुए अमृत से कहा, मेरी गलती नहीं कि तेरी बीवी। जिसकी बात को बीच में काटते हुए अमृत ने कहा, तेरी आदत है, तू जब भी। मौली ने बीच में आते हुए अमृत के हाथ को पकड़ कर कहा, चाचू मैंने सुना है कि आप मेकअप बहुत अच्छा करते हो। अमृत का ध्यान एकदम से भटक गया और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ तुम्हें भी सीखना है क्या? मौली ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, मेरे पति ने कहा कि उसकी किस्मत खराब है जो उसकी शादी मेरे जैसे बच्ची से हो गई जिसे कुछ नहीं आता। प्लीज़ आप मुझे मेकअप सिखा दो। अमृत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जरूर, क्यों नहीं, चलो। फिर वर्तिका से बोला, तुम भी चलो, मैं नहीं चाहता कि उस घमंडी ऋतिक खन्ना का बेटा तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए बुली करे। वर्तिका ने सोफे से उठते हुए कहा, वैसे तो वो मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं बुली करेगा, लेकिन मुझे अपने लिए सीख जाना चाहिए, तो चलिए। ये कहते हुए वर्तिका ने आकर अमृत के एक हाथ में अपना हाथ डाला और दूसरे हाथ में मौली ने अपना हाथ डालते हुए अमृत को सीढ़ियों की तरफ ले गई। विप्लव ने सोफे से उठते हुए मृत्युंजय से कहा, सही है, आपके बेटे के नए खिलौने ने आपको आज अमृत भाई के गुस्से से बचा लिया। ये कहते हुए विप्लव कमरे की तरफ चला गया। मृत्युंजय वर्तिका की गाँव में हुई लड़ाई के बारे में कही बात के बारे में सोचने लगा। वहीं इंडिया से कोसों दूर अमेरिका में इस वक्त अद्विक एक ऑक्शन हॉल में आया हुआ था, जहां पर अनगिनत पेंटिंग्स, प्रोटेट और 3D फोटोज कैनवास से बनी लटकी हुई थी, जिन्हें देखते हुए अद्विक ने अपना फ़ोन निकाला और एक बड़े से पेंटिंग के सामने आकर खड़ा हो। जिस पेंटिंग में एक लड़का और लड़की सिर्फ चादर से ढके हुए थे और एक दूसरे की आगोश में बिस्तर पर लेटे हो रहे सनसेट को देख रहे थे, जिसे देखते हुए अद्विक के मुंह से निकला, इट्स गॉर्जियस। तभी एक ऑर्गेनाइजर ने आकर उसमें सेल का टैग लगा दिया, जिसे देख अद्विक चौंक गया और उसमें ऑर्गेनाइजर से कहा, ये मैं खरीदने वाला था। ऑर्गेनाइजर ने अद्विक की बात सुनकर, आई एम सॉरी मिस्टर सारंग, इसे हमारे चीफ गेस्ट ने खरीद लिया है। अद्विक ने आंखें सिकुड़ाते हुए ऑर्गेनाइज की तरफ देखा और सिर घुमाकर पीछे देखा, जहां चिराग अपने हमेशा वाले एटीट्यूड के साथ वहां आए लोगों से बात कर रहा था। जिसे देखते हुए अद्विक ने अपने नजरें फेर ली और दूसरी पेंटिंग से देखने लगा। वहाँ जितनी भी पीडी नाम से सिग्नेचर पेंटिंग्स थे, सभी को चिराग खरीद रहा था। जिस बात को अद्विक के साथ वहाँ खड़े सारे गेस्ट ने नोटिस किया और रिवर ऑफ कॉन्फिडेंस नाम की पेंटिंग को अद्विक ने खरीद लिया, जो पीडी आर्टिस्ट के प्राइवेट कलेक्शन में सबसे हाई रैंक पर आने वाली पेंटिंग थी। चिराग ने थोड़े इरिटेशन के साथ अद्विक के सामने आकर कहा, मैं ये पेंटिंग खरीदने वाला था। अद्विक ने फुल एटीट्यूड के साथ कहा, इससे पहले मैं भी एक पेंटिंग खरीदने वाला था मिस्टर चौहान, जिसे आपने खरीद लिया, हिसाब बराबर हो गया। चिराग ने आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, तुम्हें पता है ये आर्टिस्ट कौन है? अद्विक ने अपने कंधे चढ़ाते हुए कहा, मेरी गर्लफ्रेंड होती तो शायद पता होता, लेकिन नहीं है, तो मुझे नहीं पता कौन है। मुझे बस उसकी पेंटिंग अच्छी लगी और मुझे आर्टिस्ट से नहीं पेंटिंग से मतलब। ये कहते हुए अद्विक ने पेंटिंग को बाहर ले जाने का इशारा कर दिया, जिसके इशारे पर ऑर्गेनाइजर ने पेंटिंग को निकाल कर साइड कर दिया और अद्विक ने चिराग को एक्सक्यूज मी में रहते हुए पेंटिंग पे किया और वहाँ से पेंटिंग को लेकर निकल गया। अद्विक जब ऑक्शन हॉल से बाहर आया तब अचानक प्राची से टकरा गया, जो कि आज थोड़े अलग अवतार में लग रही थी, जिसे एक नज़र देखने के बाद अद्विक इग्नोर करके जाने लगा। तब प्राची ने पेंटिंग के कॉर्नर में छोटे से कवर के ऊपर लिखे नाम को पढ़ते हुए कहा, पीडी शो, आपको इसकी पेंटिंग अच्छी लगती है? अद्विक ने रख प्राची का जवाब दिया, मुझे किसी की पेंटिंग अच्छी नहीं लगती, मुझे बस पेंटिंग अच्छी लगती है, चाहे वो एक बच्चा ही क्यों ना बना दे, लेकिन आपकी बनाई पेंटिंग अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि आपको बनानी नहीं आती। प्राची ने अपना सिर हिलाते हुए अपना मार्कर निकाला, अद्विक के हाथ को पकड़ कर कहा, ओके, तो इस पेंटिंग की आर्टिस्ट का ऑटोग्राफ ले लीजिए। ये कहते हुए प्राची ने अद्विक के हाथ पर ऑटोग्राफ दिया और उसके हाथ को छोड़ दिया। अद्विक ने हैरानी से प्राची की तरफ देखा और हाथ में लिखे पीडी के सिग्नेचर को और हैरान होते हुए पूछा, व्हाट?
ये पेंटिंग तुमने बनाई है? प्राची ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, अभी तो आपने कहा मुझे पेंटिंग बनानी नहीं आती, तो आपको मेरे हाथ की पेंटिंग अच्छी नहीं लगेगी। अद्विक ने घूर कर प्राची की तरफ देखते हुए कहा, यू नो व्हाट, यू आर सच ए लीच। मैं नहीं कह सकती क्योंकि गलती से हमारे रास्ते टकराते हैं, और यहाँ गलती पेंटिंग की है कि आपको मेरी पेंटिंग पसंद है। फॉरगेट इट बाय। इतना कहकर प्राची अंदर की तरफ चली गई। अद्विक ने मुंह बनाते हुए उसे जाते हुए देखा और पेंटिंग की तरफ देख कर कहा, पहले पता होता कि इस पागल ने बनाया है तो बिना मतलब का अपने $50,000 खर्च नहीं कर। ये कहते हुए अद्विक अपनी गाड़ी की तरफ चला गया और कुछ पेपराजी ने उसकी तस्वीर खींच ली। वहीं रात के 10 बज रहे थे जहां संगति इस वक्त डाइनिंग टेबल पर अपने घर वालों के साथ बैठी हुई थी। निर्भीक वहां पर नहीं था, जिसे देखते हुए आलिया ने संगति से पूछा, संगति, निर्भीक कहाँ है? संगति ने आलिया को जवाब में कहा, वो अपने घर चला गया। प्रकृति ने आलिया के बात सुन पूछा, कब? उसने तो हमें इस बारे में नहीं बताया। संगति ने उनके सवालों से बचते हुए कहा, मुझे नहीं पता मॉम, उसने कहा कि उसे कुछ काम से अपने घर जाना है और वहीं रहेगा। आलिया ने अपना दिमाग चलाते हुए पूछा, अच्छा, लेकिन उसने हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया? ऋतिक ने उन दोनों की बातों को सुनते हुए कहा, अगर तुम्हें जवाब जानने की इतनी ही दिलचस्पी है तो खुद को फ़ोन करके पूछ लो, उसे खाना खाने दो। आलिया और प्रकृति ने घूरकर एक साथ ऋतिक की तरफ देखा तो ऋतिक ने कहा, डिनर पर फोकस करो, मुझ पर नहीं। प्रकृति ने डिनर करते हुए कहा, 3 दिन बाद वंश की सगाई हो, हमारा हाथ बटाता, लेकिन तुम्हारी लड़ाकू बेटी नहीं कुछ किया होगा, इसलिए वो चला गया। विध्वंस ने प्रकृति की बात सुन कहा, मॉम, हमें भी पता है कि वो कितने काम करता है। प्रकृति ने विध्वंस को फूंक के दिखाते हुए कहा, तमीज से बात करो। विध्वंस ने मुंह बनाते हुए फूंक की तरफ देखा और अपना डिनर करने लगा, और ऋतिक ने संगति की तरफ देखा जो असमंजस में घुसी अपना डिनर कर रही थी। कुछ देर बाद अपना डिनर कंप्लीट करके वो सभी अपने अपने बेडरूम की तरफ चले गए। ऋतिक अपने कमरे में जाने के बजाय सीधा संगति के बेडरूम में आ गया, जहां संगति कमरे को देख रही थी, जिसे देखते हुए ऋतिक ने पीछे खड़े होकर पूछा, तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? संगति ने चौंकते हुए पलट कर ऋतिक की तरफ देखा और खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, तुमने क्या? ऋतिक ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा। संगति ने जवाब में धीरे से कहा, मैंने उसे डाइवोर्स की डिमांड की है। ऋतिक ने आंखें सिकुड़ाते पूछा, क्यों डैड? ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं कि मैंने उसे डाइवोर्स की डिमांड क्यों की है? संगति ने हैरान होते पूछा। ऋतिक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने उसे डाइवोर्स की डिमांड क्यों की है? संगति ने अपने लोअर लिप्स को नर्वसनेस में काटते हुए कहा, क्योंकि उसकी मदर किसी निर्मित राय कपूर की बहन थी, जिसे उसने खुद मार डाला, और उस पागल आदमी ने आपको मारने की कोशिश की। ऋतिक ने संगति की बात पर कहा, संगति, उसने मारने की कोशिश मुझे की थी, और जहां तक बात रही निर्मित राय कपूर की, अब वो मर चुका है। संगति ने थोड़ा हैरान होते हुए ऋतिक से पूछा, आपको कैसे पता? ऋतिक ने जवाब में कहा, क्योंकि निर्मित राय कपूर हमारा काफ़ी पुराना दुश्मन है, जिसने पहले वैशाली को चोट पहुंचाने की कोशिश की, उसके बाद राघवेंद्र को ठकुराया, ठाकुर रियो की बुआ की बहन से शादी कर ली, जहां उसने मेरे और अमृत के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की, और अब वो मर चुका है। संगति ने ऋतिक के बात सुन कुछ पल चुप रहकर पूछा, डैड, क्या आपका निर्भीक अच्छा लगता है? ऋतिक ने जवाब में अपना सिर हिलाता, हाँ, वो एक अच्छा हस्बैंड साबित होगा, शायद इतना अच्छा जितना मैं नहीं हूँ। संगति ने ऋतिक की बात सुन पूछा, क्या आपको उससे नफरत नहीं है? किस बात की नफरत? कुछ नहीं, मुझे मारने की कोशिश की, इस बात की नफरत, या उससे रेस्टोरेंट को बर्बाद कर दिया, इस बात की नफरत? ऋतिक ने पूछा। संगति ने जवाब में कहा, डैड, आपके दुश्मन ने आपको मारने की कोशिश की, इस बात को भूलना आपके लिए आसान है, लेकिन मेरे लिए उतना ही मुश्किल है कि मेरी शादी जिस इंसान से उसने मेरे फादर को मारने की कोशिश की थी। ऋतिक ने संगति के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, संगति, मेरा नेचर किए गए एहसान को भूल जाना नहीं है। मृत्युंजय बॉस ने मेरा साथ तब दिया था जब मुझे एक परिवार की ज़रूरत थी, किसी ऐसे की ज़रूरत थी जब मैं मुश्किल में से घिरा हुआ था, और उसी तरह भले ही जाने अनजाने में ही शाही निर्भीक ने तुम्हें सिसिली में बचाया था। वो चाहता तो तुम्हारा फायदा उठा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। संगति ने ऋतिक के बात से पूछा, तो आप क्या चाहते हैं, मैं उसे यूं ही जाने दूं? ऋतिक ने अपना सर नहीं हिलाते तो कहा, मैंने आज से पहले कभी तुम्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया, आज भी नहीं करूँगा, लेकिन एक बार ज़रूर कहूँगा कि निर्भीक से अच्छा जीवन साथी तुम्हें नहीं मिलेगा, बाकी तुम खुद समझदार हो। ये कहते हुए ऋतिक ने संगति के सिर को थपथपा दिया और उसके कमरे से बाहर चला गया। संगति ने ऋतिक के जाने के बाद अपने सिर को पकड़ते हुए जाकर बिस्तर पर बैठते हुए कहा,
आह! क्या करूँ मैं? आखिर में ये इंसान किस तरह की पहेली है और मैं समझ क्यों नहीं पा रही इसे। ये कहते हुए संगति ने अपने बालों को नोचना शुरू कर दिया। वहीं निर्भीक अपने आउट हाउस के बेडरूम में ब्लैक हाई नेक टी-शर्ट के साथ फॉर्मल पैंट पहने हाथ में तब पकड़े उसमें संगति की हरकतों को देख रहा था। जब वहाँ पर स्टालिन ने आते हुए कहा, आखिरकार मैडम ने अपना रंग दिखाई ही दिया। निर्भीक ने सिर घुमाकर स्टालिन की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम मेरा रंग देखना चाहते हो? स्टालिन ने आंखें रोल करते हुए कहा, जनाब आपकी मोहब्बत ने तलाक की डिमांड की है। निर्भीक ने जाकर सोफे पर बैठते हुए कहा, सो व्हाट? वो चाहे पनाह बेपनाह हमसे दूर जाने की कोशिश करे, हम उन्हें अपने आगोश में भर लेंगे। 7 वजन लेकर थामा है उनका साथ, यूं ही तो नहीं छोड़ देंगे। स्टालिन ने गहरी सांस भरते हुए कहा, धन है प्रभु, आपको चरण कहाँ है? इतनी बेइज्जत खाने के बाद मर जाता भी फिर भी उसके सामने न जाता। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।